नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। बातें तो आपने काफ़ी सुन ही ली होंगी, खासतौर से डिफेंस सेक्टर की बात आ रही है तो अब भारत का जो आगे का जो 5 वर्ष है, वो एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। हमारे ट्रम्प मामू ने जब टैरिफ लगाए थे 50%, तो उनका कैलकुलेशन ये था कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगी और फिर भारत जो है वो बिल्कुल विवश हो जाएगा अमेरिका के चरणों में आके और गुहार लगाने के लिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भारत की जो टोटल अर्थव्यवस्था है उसमें एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो लगभग 12% है और जो ओवरऑल ट्रेड है वो 20% से थोड़ा अधिक है। तो जो भारत को कोई असर हुआ नहीं, ये चीन की तरह नहीं है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। उनका जो अंदर का मार्केट है, जिसको हम इंटरनल कंजम्पशन कहते हैं, वो भारत के मुकाबले बहुत ही, जिसको कहें कि मामला गड़बड़ है, पुअर इंटरनल कंजम्पशन। तो अब जो समाचार आ रहा है उसको सुनकर तो भाई साहब मैं बताऊं कि मैं तो उछलने ही लगा था और शायद आप भी उछलने लगेंगे। और वो खबर जो आ रही है वो ऐसी ज़बरदस्त खबर है कि वाक़ई विश्वास नहीं होता कि ऐसा संभव है। लेकिन ऐसा है और ऐसा रियल टाइम में हो रहा है। और वो ये हो रहा है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, जी, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो रियल टाइम में 18% से 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। जी, 18% से 20%। अब आप ये देखिए कि पिछले वर्ष का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो $2.3 बिलियन था, यानी जो 24-25, इसको हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं, उसमें $2.3 बिलियन था। और इस वर्ष का प्रोजेक्शन जो है, सांस रोक के रखिएगा, इस वर्ष का जो प्रोजेक्शन है वो है $3.5 बिलियन। यानी $3.5 बिलियन का मतलब समझते हैं कि 2.3 से 3.1 बिलियन, 3.5 बिलियन सीधे सीधे कितना हो गया? ये लगभग 50% का उछाल है। जी, और ये अधिकतर, जी अधिकतर, अधिकतर प्राइवेट सेक्टर से आया। प्राइवेट सेक्टर के जो जॉइंट वेंचर हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर का जो भी आया है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ये मनोहर पर्रिकर जी को जाता है। तो वो मनोहर पर्रिकर जी, वो पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, वो उसकी जो संरचना थी, वो पूरी पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड थी। वो उससे बड़े परेशान थे, क्योंकि कोई भी कार्य समय पे नहीं होता था। कोई भी टारगेट्स जो थे वो समय पे पूरे नहीं होते थे। और जो कुछ भी उनको जो पब्लिक सेक्टर को प्रोडक्शन के लिए जो दिया जाता था, वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे दिया जाता था, किसी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने कई उपाय किए। तो सबसे पहला उपाय जो किया वो उन्होंने कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला जो सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को अलग-अलग पब्लिक सेक्टर यूनिट में बाँट दिया। और अलग-अलग पब्लिक सेक्टर यूनिट में बाँटने का बड़ा विरोध हुआ साहब। उस समय तो मुझे ध्यान है कि आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि हड़ताल-वड़ताल करने की भी उस पे आ गई। लेकिन वो चाहे कहीं भी हड़ताल हुई हो और कुछ भी हुई हो, लेकिन मनोहर पर्रिकर जी के समय में तो पूरा नहीं हो पाया वो कार्य। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी के जाने के बाद में वो कार्य पूर्ण हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया। अब अभी जो $3.5 बिलियन का जो टारगेट अचीव होने वाला है, उसका हमें एग्ज़ैक्ट ब्रेकअप तो नहीं मिला है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 60 से 70% जो है ये प्राइवेट सेक्टर का होने वाला है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार भी मनोहर पर्रिकर जी के कारण ही हुआ, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी ने प्राइवेट सेक्टर को बुलाया और प्राइवेट सेक्टर से कहा कि भई
आप भी क्यों जो ये टारगेट्स नहीं लेते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो आप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तो लोगों ने कहा कि साहब हम करके क्या करें? एक्सपोर्ट हमको अलाउड नहीं है और आपके यहाँ से जो ऑर्डर आते हैं वो इतने होते नहीं हैं कि जिससे हम एक वायबल प्रोडक्शन यूनिट लगा सकें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, हमको जो है वो टैक्स का पैसा तो मिलता नहीं है। हमको तो यदि चलाना है कोई भी यूनिट तो हमको तो उसका वो प्रॉफ़िट चाहिए। जब तक उसमें प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं होगा ठीक-ठाक, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम उसको कम निकालेंगे, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो होता है कि भई कितने वर्ष में आपका जो रिकवर होता है ना वो, उससे जो समय लगता है उसको डिवाइड करके फिर वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अब किसी भी नई यूनिट के लिए भाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम से कम 20% जब तक नहीं हो, 20% का मतलब ये है कि आप रफली 5 साढ़े 5 साल में जाके आप ब्रेक इवन कर लेंगे। तो जब तक ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइडेड नहीं हो तब तक कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आपको ध्यान है कि जयंत पाटिल जी जो एल-एन-टी डिफेंस के फाउंडर हैं, उनके साथ हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि भई उनको कितनी समस्या आई और डीआरडीओ जो है वो जिस तरह के टेंडर निकालता है उसमें लोगों का सिस्टम बैठता नहीं। इसरो का सिस्टम बड़ा अच्छा है। इसरो ने जो आप देख रहे हैं वो इसरो का इतनी जो इसरो की प्रगति हुई डीआरडीओ की अपेक्षा तेज़ी से, उसका ये कारण था कि उनका जो सोर्सिंग सिस्टम था वो एक स्ट्रिक्टली टेंडर सिस्टम नहीं था, उनको कॉस्ट प्लस अलाउ किया गया था। बताते हैं कि जिस समय टीएन शेषन वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उस समय ये कार्य किया गया था। उनको कॉस्ट प्लस बेसिस पर अलाउ कर दिया गया था कि साहब आप कॉस्ट प्लस बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो इस कॉस्ट प्लस बेसिस के कारण उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक थी और इसीलिए आपने देखा कि इसरो ने जो माइलस्टोन्स अचीव किए, जो महान कार्य किए स्पेस के क्षेत्र में, वो इसी कारण से वो लोग कर पाए। फिर जब इनको एक्सपोर्ट अलाउ हो गया, तब इन्होंने इन्वेस्ट करना आरंभ किया और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे इकोसिस्टम बनता गया, बहुत सारे क्षेत्रों में जेवीज़ हुए, जॉइंट वेंचर्स हुए, फिर जॉइंट वेंचर्स के रूल्स इन्होंने जॉइंट वेंचर्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, उ उसके रूल्स जो है वो रिलैक्स किए, वो रिलैक्स करके 49% तक लाए। अब बताया जा रहा है कि अब 76% तक लाने जा रहे हैं। भई अगर 76% तक ले आए तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें और भी क्रांति आ जाएगी। हम जिसको 18 से 20% बता रहे हैं, वो ये जो 50% होने जा रहा है बढ़ोतरी इसी वर्ष, वो भाई साहब आप समझ लीजिए कि 25 से 30% वार्षिक की दर से बढ़ने लगेगी और इसको देखकर कौन हैरान है, कौन परेशान है? अमेरिका हैरान परेशान है। लेकिन ईयू ने तो डिफेंस पैक्ट कर लिया, इसीलिए कर लिया। उन्होंने देख लिया कि भई जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है भारत में, वो तो उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद रहेगी और वो देख चुके हैं कि एयरबस का, टाटा का जो जेवी है, कितना अच्छा चल रहा है। फिर टाटा ने जैसे मैंने आपको उसी दिन बताया था कि भई उन्होंने तो मोरक्को में अपना 8 बाई 8 जो 8 बाई 8 व्हील्ड प्लेटफ़ॉर्म है आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म उसके लिए तो मोरक्को में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली है। इसी तरह से महिंद्रा है, महिंद्रा डिफेंस भी है, एल-एन-टी तो बहुत पहले से है, आपके जितना सबमरीन का सारा काम जो है वो एल-एन-टी ही करती है, विंग्स सप्लाई करती है एचएएल को, एल-एन-टी ही कर रही है। बहुत सारा काम रफ़ाल के लिए भी अब यहाँ आने लगा है, जो जॉइंट वेंचर आपकी जो रिलायंस डिफेंस वाली जो कंपनी थी उसमें मेजॉरिटी क्या यानी 49% स्टेक जो अभी तक अलाउड है और आगे 76% लेने का पूरा इरादा है, वो डासो ने ले लिए। तो ये जो है इकोसिस्टम ये अब डेवलप हो गया है और इसके डेवलप होने के कारण ही हम अगला जो हमारा एक्सपोर्ट जो है ग्रेटेस्ट एक्सपोर्ट वो हम देखेंगे कहाँ से? वो हम देखेंगे जी, वो हम देखेंगे डिफेंस सेक्टर से।
आज की डेट में हमारा जो सबसे मैक्सिमम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में वैल्यू एडिशन उतना नहीं मिलता हमको। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वैल्यू एडिशन है वो इतना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में नहीं है। लेकिन जो हम डिफेंस में खास तौर से आरंभ से ही ये हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी की पूरी वैल्यू चेन जो है वो भारत में ही रहे, और भाई साहब उसका जबरदस्त प्रभाव हो रहा है। तो इसलिए ये जो अमेरिका कर रहा है इसकी चिंता ना करें, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। यूएई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है डिफेंस सेक्टर में भारत में, और यूरोप तो अब करेगा ही, आ ही इसीलिए रहा है, यहाँ डिफेंस पैक्ट ही इसीलिए लिया है उसने। इसलिए हमें अभी शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कत दिखाई पड़ सकती है, लेकिन भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आप 1-2 वर्ष में ही देख लेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। इस वीडियो को खास तौर से मार्क करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।